हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 4 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, भारत के स्टार निशानेबाज सौरभ चौधरी ने इस साल के पहले ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में निम्न में से कौन सा पदक जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, बोल्ट्जमान मेडल के लिए चुने गए पहले भारतीय प्रोफेसर दीपक धर किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये जो दीपक धर हैं ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि बोल्ट्जमान मेडल के लिए चुने जाने वाले ये पहले भारतीय हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको केवल जनवरी मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने किसानों की फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर ने। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन को। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की आत्मकथा उंगलिल ओरुवन का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का जो आत्मकथा है इसका विमोचन किया है राहुल गांधी ने, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन लॉन्च की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत में। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज के निम्न में से किस पूर्व स्पिनर का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो अभी जो है सन्नी रामाधीन का निधन हो गया है जो कि वेस्ट इंडीज के पूर्व स्पिनर थे। अगला क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 मार्च को। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्मण सिंह ने 12 विषयों में UGC नेट की परीक्षा पास करके एक रिकॉर्ड बनाया। लक्ष्मण सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये जो लक्ष्मण सिंह हैं ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं मुजफ्फरनगर जिले के लक्ष्मण सिंह जिन्होंने एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है 12 विषयों में नेट क्वालिफाई करके। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद निवासी लक्ष्मण सिंह ने 12 विषयों में UGC नेट की परीक्षा पास करके एक रिकॉर्ड बनाया। इसके चलते लक्ष्मण सिंह का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। लक्ष्मण सिंह 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा और वो लगातार मेहनत करते गए और ऐसा करके उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया 12 विषयों में UGC नेट क्वालिफाई करके। लक्ष्मण सिंह MPhil और PhD भी कर चुके हैं। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मुजफ्फरनगर जिले के लक्ष्मण सिंह हैं इन्होंने 12 विषयों में UGC नेट की परीक्षा पास करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। अगला क्वेश्चन है, 2 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला के 48वें संस्करण का समापन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। 2 मार्च 2022 को वाराणसी के तुलसी घाट पर आयोजित 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेले के 48वें संस्करण का समापन हो गया। 26 फरवरी 2022 को तुलसी घाट पर अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेले का शुभारंभ महंत विशंबरनाथ मिश्र एवं उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी के अध्यक्ष
पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य ने दीप जलाकर किया था। इस मेले का आयोजन महाराज बनारस विद्या मंदिर न्यास एवं द्रुपद समिति के तत्वाधान में किया गया था। द्रुपद मेला प्रत्येक वर्ष फरवरी और मार्च महीने में आयोजित किया जाने वाला 5 दिवसीय संगीत उत्सव है, जिसमें भाग लेने और अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए पूरे भारत से प्रख्यात संगीत कलाकार आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 2 मार्च 2022 को वाराणसी के तुलसी घाट पर जो आयोजित किया गया था 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय द्रुपद मेला, इसके 48वें संस्करण का समापन हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 48वें द्रुपद मेला का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था वाराणसी के तुलसी घाट पर। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से किन नृत्यों की प्रस्तुति दी गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी चरकुला और कथक नृत्य को। 27 फरवरी 2022 को मथुरा रोड स्थित पुराना किला दिल्ली में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में उत्तर प्रदेश से चरकुला एवं कथक की प्रस्तुतियां दी गईं। इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया? तो सांस्कृतिक संध्या का उद्घाटन केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया। ये जो आयोजन है ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विदेश मंत्रालय एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा किया गया था। इसमें 25 राज्यों के 175 कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी, जिसमें उत्तर प्रदेश का चरकुला और कथक शामिल है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है कि जो कथक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कथक शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य का है, तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय वृत्ताकार लकड़ी के पिरामिडों को रख करके कृष्ण भक्ति गीतों पर नृत्य करती हैं। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि 27 फरवरी 2022 को जो सांस्कृतिक संध्या का उद्घाटन किया गया था तो उसमें उत्तर प्रदेश से किन नृत्यों ने जो है प्रस्तुतियां दी हैं, तो चरकुला और कथक नृत्य ने। अगला क्वेश्चन है, 7 मार्च को भारतीय वायुसेना किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। भारतीय वायुसेना 7 मार्च को राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण रेंज में होने वाले अभ्यास वायु शक्ति का संचालन करेगी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के कुल 148 विमान भाग लेंगे। इस अभ्यास में पहली बार राफेल विमान हिस्सा लेंगे। अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा हर 3 साल में एक बार किया जाता है और आखिरी बार जो वायु शक्ति अभ्यास है वो 2019 में किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय वायुसेना जो है 7 मार्च को किस राज्य में अभ्यास वायु शक्ति का संचालन करेगी, तो राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण रेंज में अभ्यास वायु शक्ति का संचालन किया जाएगा। और पहली बार जो है कौन सा विमान इसमें हिस्सा लेगा, तो पहली बार राफेल विमान इसमें हिस्सा लेगा। और दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की बात है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। और राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 25 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 10 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों जो राजस्थान ये स्टेट है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान 7वें नंबर पर आता है। ध्यान रखना है पॉपुलेशन वाइज जो है इसकी रैंकिंग 7वें नंबर पर आती है और एरिया वाइज जो है ये 1st नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन है, 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी निम्न में से किस देश को प्रदान की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम को। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 12 से 23 मई 2022 तक वियतनाम में आयोजित होंगे। यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है और एक द्विवार्षिक आयोजन है। यह कार्यक्रम मूल रूप से नवंबर 2021 में होने वाला था, लेकिन इसे कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। खेलों में 526 आयोजनों के साथ 40 खेल होंगे, जिसमें लगभग 10,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि 31वें दक्षिण पूर्व एशिया खेल का जो आयोजन है वो किस देश में किया जाएगा, तो इसका जो आयोजन है वो वियतनाम में किया जाएगा। और कब किया जाएगा, तो 12 से
23 मई के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन भी है और एक द्विवार्षिक आयोजन है। दोस्तों वियतनाम की अगर बात की जाए तो वियतनाम की कैपिटल क्या है, तो हनोई वियतनाम की कैपिटल है। वियतनाम की मुद्रा क्या है, तो वियतनामी डोंग वियतनाम की मुद्रा है। और वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है, तो गुयेन जुआन फुक वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की ऑडियो रिवीजन करना है तो इसके लिए आप खबरी ऐप पर जुड़ सकते हैं। खबरी ऐप पर आपको कैसे जुड़ना है, तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां से आपको खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां पर आपको ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक मिलेगी जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप खबरी एप्लीकेशन पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको यूपी एग्जाम क्विज़र जो चैनल है हमारा वो शो होने लगेगा, तो उस पर आपको फॉलो कर लेना है। और इसके बाद जितने भी ऑडियो होंगे उसे आप 3 से 4 मिनट में बड़े ही आसानी से सुन सकेंगे। तो डेली करंट अफेयर का ऑडियो रिवीजन करने के लिए हमारी खबरी ऐप पर जरूर जुड़ें। अगला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है। तो भारत जो है इस रिपोर्ट के अनुसार तीसरे स्थान पर है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या 2021 में 11% सालाना बढ़कर के 145 अरबपतियों की हो गई है, जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि है। UHNWI यानी अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कुल संपत्ति 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर या फिर 226 करोड़ रुपए है। इस सूची में अगर देखा जाए कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है, जहां पर अरबपतियों की जो संख्या है वो कितनी है, तो 748। वहीं अगर चीन की बात की जाए तो चीन इसमें दूसरे स्थान पर है, जहां पर 554 संख्या है अरबपतियों की। और हमारे देश भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी है, तो 145 अरबपतियों की संख्या हमारे देश में है। वहीं अगर बात की जाए कि चौथे स्थान पर कौन सा देश है, तो जर्मनी चौथे स्थान पर है। और जर्मनी में जो अरबपतियों की संख्या है वो कितनी है, तो 136। ये कहां पर है, जर्मनी में है। वहीं अगर इसके बाद बात की जाए तो 5वें नंबर पर आता है रूस, जहां पर 121 अरबपतियों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 मार्च को। हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह वन्यजीव अपराध से लड़ने हेतु तत्काल कदम उठाने का आह्वान करता है, जिसका पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव व्यापक हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में नामित किया था। विश्व वन्यजीव दिवस 2022 की थीम क्या रही, तो ध्यान रखना है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। ये थीम रही 2022 के विश्व वन्यजीव दिवस की। तो ध्यान रखना है कि हर साल वन्यजीव दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने किस देश पर और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रूस पर। अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने रूस पर और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस के कुछ बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया गया। रूस के सेंट्रल बैंक को भी स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया गया है। उसकी 63,000 करोड़ डॉलर की संपत्तियों को फ्रीज किया गया। EU यानी यूरोपीय यूनियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन के अनुसार प्रतिबंधों से रूसी बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन नहीं कर पाएंगे, जिससे उसके आयात और निर्यात पर असर पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो रूस की कुछ बैंकें हैं यहाँ पर स्विफ्ट सिस्टम से इन्हें बाहर किया गया था, लेकिन अभी जो है और भी अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन की ओर से। यानी यहाँ पर जो है रूस की 63,000 करोड़ डॉलर की जो संपत्ति है
उसको फ्रीज किया गया। इसके अलावा जो रूस है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन नहीं कर पाएगा, और इसके साथ ही जो है सेंट्रल बैंक को, जो रूस की सेंट्रल बैंक है, उसे भी स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मिथिलेश तिवारी। भजन सम्राट अनूप जटोला ने मुंबई में पी क्लब एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान लेखक मिथिलेश तिवारी की पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की लॉन्च की। यह पुस्तक कैप्टन एडी मानेक की जीवन यात्रा के बारे में प्रकाश डालती है, जिसमें उनके करियर ग्राफ में शून्य से शिखर तक के सफर को दर्शाया गया है। कैप्टन एंडी मानेक के परिवार को फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसके लेखक कौन है? तो मिथिलेश तिवारी इसके लेखक हैं। और इस पुस्तक में किसकी जीवन यात्रा के बारे में बताया गया है? तो इसमें जो है कैप्टन एडी मानेक की जीवन यात्रा के बारे में बताया गया है कि कैसे वो शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं, इस बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित हुई द मिलेनियल योगी नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दीपम चटर्जी ने। भारतीय सेना के पूर्व कप्तान दीपम चटर्जी ने द मिलेनियल योगी ए मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ नामक एक नई पुस्तक लिखी है। यह एक ऐसी किताब है जो रहस्यवाद और संगीत को मिलाती है, जो पाठकों को जागृति की यात्रा पर ले जाती है। पुस्तक जयशंकर प्रसाद या जय के बारे में बात करती है, जिनकी एक उद्यमी के रूप में अपनी यात्रा में एक अस्पष्ट लेकिन व्यापारिक वृद्धि हुई है, और विनी एक रहस्यवादी भिक्षु हैं। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस की एक छाप एब्री प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई है। तो यहाँ से भी ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है द मिलेनियल योगी ए मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, इसके लेखक कौन है? तो भारतीय सेना के पूर्व कप्तान दीपम चटर्जी इस पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों ये थे 4 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह किया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, रूस। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी है तेलंगाना, सी है आंध्र प्रदेश और डी है गुजरात। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।